हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है 20 क्वेश्चन थॉट पर। जो ज्योग्राफिकल थॉट है, भौगोलिक चिंतन जिसे हम कहते हैं, उसके मिक्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उस पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। टोटल 20 क्वेश्चन होंगे आपके पास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी प्रकार से आप लोगों को क्लासें मिलेंगी जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसने लेबेंज़रम की अवधारणा प्रस्तुत की। लेबेंज़रम की अवधारणा पूछी है यहाँ पर। सबसे पहले बात मैं बताता हूँ, लेबेंज़रम एक जर्मन अवधारणा है। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए इनमें जर्मन कौन है। कार्ल हाउसहोफर ने नहीं दी, वॉल्टर क्रिस्टालर ने नहीं दी, जीन गोटमैन ने नहीं दी। लेबेंज़रम की जो अवधारणा दी है वो रेटजेल ने दी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, लेबेंज़रम की अवधारणा जो है वो सबसे पहले रेटजेल ने दी है। इन्होंने ही जो मानव है उसको स्थायी और महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कार्ल हाउसहोफर की, तो कार्ल हाउसहोफर ने भू राजनीति के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किस क्षेत्र में, भू राजनीति के क्षेत्र में, जियो पॉलिटिक्स जिसे हमें कहते हैं। तो भू राजनीति के क्षेत्र में कार्ल हाउसहोफर ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें वॉल्टर क्रिस्टालर की, तो वॉल्टर क्रिस्टालर ने एक कॉन्सेप्ट दिया है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। सेंट्रल प्लेस थ्योरी, हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय स्थल सिद्धांत। केंद्रीय स्थल सिद्धांत। ठीक है, कार्ल हाउसहोफर ने भू राजनीति की अवधारणा दी, वॉल्टर क्रिस्टालर ने केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जीन गोटमैन की, जीन गोटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द दिया था। मेगालोपोलिस शब्द दिया था जीन गोटमैन ने। कब दिया था मेगालोपोलिस शब्द इन्होंने, 1957 में इन्होंने, जीन गोटमैन ने मेगालोपोलिस शब्द दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, निम्नलिखित को सुमेलित करो। आपके सामने 4 बुक्स दे रखी हैं। इन चारों बुक्स को आप लोगों को सुमेलित करना है कि कौन सी बुक्स किसने लिखी थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको आंसर करना है तो वीडियो को पॉज करके और फिर आंसर करिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताऊँगा। कार्ल रिटर की जो बुक है, सबसे पहले हम बात करते हैं रिचर्ड हार्टशॉन की पुस्तक की। सबसे सिंपल है, द नेचर ऑफ जियोग्राफी। द नेचर ऑफ जियोग्राफी। बात करें यहाँ पर द मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, तो R.E. डिकिंसन की ये बुक है, मेकर्स ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। कार्ल रिटर की अगर मैं बात करूँ तो कार्ल रिटर की जो बुक है यहाँ पर वो है कंपैरेटिव जियोग्राफी। कंपैरेटिव जियोग्राफी जो पुस्तक है वो कार्ल रिटर की है, कंपैरेटिव जियोग्राफी। और वहीं अगर मैं बात करूँ डेविड हार्वे की, तो डेविड हार्वे की बुक है एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी के बाद में ए के बाद में डी और सी। हमारा जो आंसर हो गया BADC, मतलब ए तो हो गया बी से मिला हुआ, बी हो गया ए से मिला हुआ, और सी हो गया डी से मिला हुआ, और डी हो गया सी से मिला हुआ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। उन्हें सुमेलित करना था और यहाँ पर पहले से सुमेलित है, लेकिन इन चारों में से एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, तो वो आपको पता लगाना है। यहाँ पर बात करते हैं पहले मिरडाल की, गुन्नार मिरडाल की। तो गुन्नार मिरडाल का जो कॉन्सेप्ट है वो है संचयी कारण मॉडल, क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी। ठीक है, क्यूमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी गुन्नार मिरडाल ने दिया था। बात करते हैं हम फ्रीडमैन की, तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो है
कोर पेरीफेरी मॉडल, कोर पेरीफेरी मॉडल दिया था, तो यहाँ पर ये भी सही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ निर्भरता मॉडल की, डिपेंडेंसी मॉडल की अगर मैं बात करूँ, तो वो भी फ्रैंक ने दिया है। मतलब ये भी मैच्ड है, ये भी मैच्ड है और ये भी मैच्ड है। बात करें हम परिवहन मॉडल की, तो परिवहन मॉडल ध्यान रखना किसने दिया है, रिमर ने दिया है। परिवहन मॉडल किसने दिया है, रिमर ने दिया है, बोर्डविले ने नहीं दिया, इसलिए ये मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया अपना बी हो गया, ये मैच नहीं है। बाकी मिर्डाल ने दिया है संचयी कारण मॉडल, क्यूमुलेटिव पोजीशन थ्योरी। फ्रीडमैन ने दिया है केंद्र उपाद सिद्धांत यानी कि कोर पेरीफेरी मॉडल, और फ्रैंक ने दिया है निर्भरता मॉडल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। किस भूगोलवेता ने परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया? मतलब ऐसा कौन सा भूगोलवेता है जिन्होंने क्वांटिफिकेशन को गृह युद्ध का नाम दिया है, संज्ञा दी है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गृह युद्ध का नाम दिया है यहाँ पर डडले स्टाम्प ने। डडले स्टाम्प ऐसे भूगोलवेता है जिन्होंने क्वांटिफिकेशन यानी कि परिमाणात्मक क्रांति को गृह युद्ध का नाम दिया है। बात करते हैं हम परिमाणात्मक क्रांति की, तो परिमाणात्मक क्रांति के अंतर्गत गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया है। गणितीय व सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट चलते हैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर मापा जाता है, मेज़र किया जाता है गणितीय विधियों के द्वारा और सांख्यिकीय विधियों के द्वारा। ठीक है, इनका उपयोग किया जाता है और जितने भी ज्योग्राफिकल फैक्ट्स हैं उनका जो एनालिसिस है उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर यहाँ पर प्रेशर डाला जाता है। मतलब ऑब्जेक्टिविटी उसकी और उसमें फैक्चुअल चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मात्रात्मक क्रांति के विकास में कुछ एक भूगोलवेताओं का योगदान था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परिमाणात्मक क्रांति या फिर मैं कहूँ मात्रात्मक क्रांति के पक्ष में कौन कौन से भूगोलवेता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैकार्टी थे परिमाणात्मक क्रांति के पक्ष में। इसके अलावा पीटर हैगेट भी परिमाणात्मक क्रांति के पक्ष में थे। ग्रेगरी भी परिमाणात्मक क्रांति के पक्ष में थे। चैपमैन भी परिमाणात्मक क्रांति के पक्ष में थे। ठीक है, ये जो थे ये परिमाणात्मक क्रांति के पक्ष में थे। इसके अलावा एक और नाम है शोरले, ये भी परिमाणात्मक क्रांति के पक्ष में थे। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा एक दो नाम और है, गेरी हो गया एंड बेरी हो गया एंड गैरिसन। इन्होंने भी परिमाणात्मक क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भूगोल में द्वैतवाद प्रस्तुत करता है? मतलब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको द्वैतवाद पता लगाना है। जैसे भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। ठीक है, इसी तरह से आपको बताना है कि द्वैतवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, प्रादेशिक एवं क्रमबद्ध भूगोल, ये दोनों क्या है, ये द्वैतवाद के अच्छे उदाहरण हैं। शुरुआत यहीं से शुरू हुई थी। ठीक है, बर्नहार्ड वोरेनियस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बर्नहार्ड वोरेनियस ने दिया था। यहाँ पर अगर हम बात करें क्रमबद्ध भूगोल की, किसकी बात करें? क्रमबद्ध भूगोल की। तो क्रमबद्ध भूगोल में ये क्रमबद्ध भूगोल को या इस अध्ययन पद्धति को विकसित करने का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो हमबोल्ट को जाता है। किसको जाता है? हमबोल्ट को जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं प्रादेशिक भूगोल की, तो प्रादेशिक भूगोल के विकास में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है? कार्ल रिटर का योगदान है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ब्रून्स ने, ब्लास ने, डी मार्तोनी ने भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 6th नंबर, भूगोल में मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना किसने की? मानवतावादी संप्रदाय की स्थापना में आपको एक नाम याद रखना है,
यी फू तुआन। कौन, किसका नाम याद रखना है? यी फू तुआन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यी फू तुआन ने ये शब्द जो दिया वो दिया था 1976 में। ये शब्द दिया था, कौन सा शब्द दिया था? मानवतावादी भूगोल। शब्द किसने दिया था? यी फू तुआन ने। कब दिया था? 1976 में दिया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ब्लाश ने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया था, जीवन पद्धति, विशिष्ट जीवन पद्धति। ब्लाश का जो विशिष्ट जीवन पद्धति कॉन्सेप्ट है, विशिष्ट जीवन पद्धति, ठीक है। इसके अलावा संभववाद, संभववाद, ब्लाश ने ये दो अवधारणाएं दी, विशिष्ट जीवन पद्धति और संभववाद, ठीक है। ये दोनों भी क्या है? ये संभववाद और विशिष्ट जीवन पद्धति भी मानवतावादी अवधारणा के ही स्वरूप हैं। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट जीवन पद्धति और संभववाद मानवतावादी अवधारणा के ही स्वरूप है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मानवतावादी संप्रदाय में जो कार्य किया गया है वो बहुत सारे भूगोलवेता हैं, जैसे जूलियन वॉलपर्ट। जूलियन वॉलपर्ट, ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसने मानवतावादी भूगोल में योगदान दिया या मानवतावादी भूगोल के सपोर्टर कौन हैं? विलियम किर्क, ये भी सपोर्टर थे, ध्यान रखना सपोर्टर हैं। कॉक्स, ये भी सपोर्टर थे। गोलीज, गुडी एटसेट्रा, ये जो भूगोलवेता थे ये मानवतावादी संप्रदाय के सपोर्टर थे, पक्ष में थे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं करना है, सुमेलित है पहले से लेकिन एक सुमेलित नहीं है। बात करते हैं हम बुक्स की। अल मसूदी की बुक देखनी है, अल बल्खी की बुक देखनी है, अल बिरूनी की बुक देनी है और इब्न खालदून की बुक देखनी है आपको, ठीक है। अल मसूदी की बुक्स की अगर मैं बात करूं तो रूट्स एंड रिल्म्स, पहले इस बुक की बात करते हैं। रूट्स एंड रिल्म्स जो बुक है वो इब्न हाकल की है। किसकी है? इब्न हाकल की, इब्न हाकल। रूट्स एंड रिल्म्स इब्न हाकल। तो ऑब्वियस सी बात है पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया। वहीं अगर मैं बात करूं किताबुल अश्काल, ये अल बल्खी की है। किताब अल हिंद, ये अल बिरूनी की है। और मुक़द्दिमातुल, मतलब अल मुक़द्दिमा, मैंने तो ऐसे याद किया मुक़द्दिमातुल, अल मुक़द्दिमा किसकी है? इब्न खालदून की। वहीं अगर मैं बात करूं अल मसूदी की बुक की, तो अल मसूदी की जो बुक है वो आपको ध्यान रखनी है, सोने की चारागाहें और जवाहरातों की खाने। कौन सी है? सोने की चारागाहें व जवाहरातों की खाने। ये अल मसूदी की बुक है, ध्यान रखना, सोने की चारागाहें व जवाहरातों की खाने। इतना बड़ा नाम किसका है? अल मसूदी की बुक का। वहीं अगर मैं बात करूँ रूट्स एंड रिल्म्स इब्न हाकल की है। किताबुल अश्काल अल बल्खी की है। किताब अल हिंद अल बिरूनी की है। और अल मुक़द्दिमा किसकी है? इब्न खालदून की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है? यहाँ पर एक सज्जन है जिसका नाम है जेम्स हटन। इनका एक कॉन्सेप्ट है एकरूपतावाद। एकरूपतावाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था वर्ष 1785 में। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था 1785 में, एकरूपतावाद। एकरूपतावाद का मतलब ये है कि जितने भी भूगर्भिक प्रक्रम है वो भूगर्भिक इतिहास में एक ही रेट से हुए हैं। मतलब आज जिस रेट से, आज जिस स्पीड से हमें यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है, भूगर्भिक परिवर्तन, उसी रेट से, उसी स्पीड से भूगर्भिक इतिहास में भी यहाँ पर प्रक्रम संपन्न हुए हैं। इसलिए उस कॉन्सेप्ट को नाम क्या दिया गया है? एकरूपतावाद का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स हटन ने दिया। और इसी को लेकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि प्रेजेंट इज़ द की टू दी पास्ट, मतलब वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 9वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं।
एकरूपतावाद का सिद्धांत, अभी हमने पढ़ा एकरूपतावाद का सिद्धांत कब दिया गया, 1785 में दिया गया। किसने दिया, जेम्स हटन ने दिया। इसको लेकर के इन्होंने एक कोटेशन भी दिया कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। बात करते हैं हम नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यवहारवाद किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व में आया। बिहेवियरलिज्म की अगर मैं बात करूं, यानी कि व्यवहारवाद किसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप आया, तो ध्यान रखिएगा व्यवहारवाद जो है वो क्वांटिफिकेशन की प्रतिक्रिया के रूप में आया। यहाँ पर इस परिमाणात्मकता में क्या था कि हर चीज़ को यहाँ पर गणितीय और सांख्यिकीय विधियों से देखा जाता था। इंसान का जो व्यवहार है, उसका जो बिहेव है, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। हर चीज़ को ये लोग क्या करने में लगे हुए थे, मेज़र करने में लगे हुए थे मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स के द्वारा। तो इसी के विरोध में, परिमाणात्मकता के विरोध में ही व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया। ठीक है, और व्यवहारवाद भूगोल में मानव व्यवहार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर जो है वो तथ्यों के एनालिसिस में ह्यूमन के इंडिविजुअल एंड ग्रुप के जो आचरण हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है कि इंडिविजुअल आदमी क्या सोचता है, ग्रुप में इंसान क्या सोचता है, उन वैल्यूज़ को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। बात करें हम व्यवहारवादी चिंतन के आरंभिक विकास की, तो वो हुआ था 1960 में। 1960 में इसका आरंभिक विकास हुआ था। ठीक है, और इसका जो आरंभिक विकास था, इसमें सबसे बड़ा जो योगदान माना जाता है वो विलियम किर्क का माना जाता है, विलियम किर्क का। तो ध्यान रखिएगा व्यवहारवादी भूगोल में सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है आरंभिक तौर पर, वो विलियम किर्क का माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कार्ल सावर ये भी व्यवहारवाद में विश्वास करते थे। इसके अलावा जे.के. राइट, इसके अलावा जी.एफ. वाइट, ठीक है, इन्होंने भी मानव व्यवहार और उसकी बोध या अनुभूति की भूमिका को महत्व दिया था। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं भौगोलिक चिंतन में एक व्यवहारवाद की वजह से एक नया डायरेक्शन मिला था। तो 1960 के दशक में क्या हुआ, मस्तिष्क का भूगोल और मानसिक मानचित्र मतलब मेंटल मैप यहाँ पर बहुत ही प्रचलन में आया। व्यवहारवादी भूगोल में मानसिक मानचित्र बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आया, और इसके जो प्रोपाउंडर थे तो यहाँ पर गोल्ड वाइट एंड लिंच, इनका जो योगदान है वो मेंटल मैप के कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी जो रचनाएं हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया बी हो गया कि व्यवहारवाद किसके विरुद्ध अस्तित्व में आया, वो था परिमाणात्मकता के विरुद्ध, इसकी प्रतिक्रिया के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 11वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने कॉस्मोग्राफी का प्रतिपादन किया तथा यूरेनोग्राफी एंड ज्योग्राफी में इसे विभाजित किया। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉस्मोग्राफी का प्रतिपादन किसने किया था, सबसे पहली बात तो हमबोल्ट ने किया था। हमबोल्ट ने इसे यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी दोनों में विभाजित किया था। ठीक है, बात करूं मैं कॉस्मोग्राफी की तो 1845 से लेकर के 1862 तक इसका कार्य किया। 5 खंडों में इसे प्रकाशित किया गया, 5 खंडों में इसको प्रकाशित किया गया। ठीक है, इनका जो महत्वपूर्ण और अंतिम ग्रंथ है, हमबोल्ट का महत्वपूर्ण और अंतिम ग्रंथ है वो है कॉस्मोस। ध्यान रखिएगा कॉस्मोस, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक आधी एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी रचनाएं यहाँ पर लिखी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो उन्होंने जो रचना लिखी है, सबसे पहले हम बात करते हैं राइनलैंड बेसाल्ट। कौन सी? राइनलैंड बेसाल्ट। इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है 1789 में। कॉस्मोस सबको पता है। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूं तो वह है जियोग्नाजिया।
जियोग्नाजिया इन्होंने लिखी 1793 में, 1793 में। वहीं अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर की, तो मध्य एशिया नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखी जब ये जार के पास जाते हैं रूस में, ठीक है, मध्य एशिया। इसके अलावा एक बुक और है इनकी, मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, इन्होंने ये पुस्तक भी यहाँ पर लिखी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा, नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, नए महाद्वीप के भूमध्य रेखीय प्रदेश की यात्रा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हम्बोल्ट के योगदान की, तो हम्बोल्ट ने पहली बार समताप रेखाओं का प्रयोग किया, पहली बार समताप रेखाओं का प्रयोग किया। ध्यान रखना, पहली बार समताप रेखाओं का प्रयोग किसने किया? हम्बोल्ट ने किया, और उसे मानचित्र पर बनाया, मतलब मानचित्र पर समताप रेखाओं का प्रयोग किसने किया? पहली बार हम्बोल्ट ने किया, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य नौगम्य नहर बनाने की कल्पना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यहाँ पर A.D. टेलर जो हैं, A.D. टेलर, इन्होंने भारत और श्रीलंका के मध्य नौगम्य नहर बनाने की कल्पना यहाँ पर की थी, ठीक है। बात करते हैं हम, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है, पहले से सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मुक़द्दिमाल-दुन, मैंने आपको भी बताया था मुक़द्दिमाल-दुन मतलब मुक़द्दिमा किसकी पुस्तक है? इब्न खालदून की, ठीक है। किताब अल हिंद, सबको पता है किताब अल हिंद किसकी है? अल बिरूनी की, किसकी है? अल बिरूनी की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अल इदरीसी की किताब की बात करूं, तो अल इदरीसी की जो किताब है वो है टेबुला रोज़रियाना, अल इदरीसी की पुस्तक है। और इसके अलावा किताब मुराज अल दहाब, ये किसकी है? अल मसूदी की बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैच हो गया एक में, यानी अल मसूदी सी, अल इदरीसी डी, अल बिरूनी ए एंड इब्न खालदून बी, ठीक है, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 14th नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भूगोल में चिंतन फलक या फिर मैं कहूँ पैराडाइम की संकल्पना का प्रतिपादक है? मतलब पैराडाइम की संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? वो की है थॉमस कुहन ने ये पैराडाइम की संकल्पना प्रतिपादित की है। बात करूं अगर मैं इस पैराडाइम शब्दावली की, ये टर्म किसने दिया? तो सबसे पहले ये टर्म दे चुका था 1967 में। 1967 में ये टर्म दिया था किसने? शोरले ने दिया था, शोरले ने, पीटर हैगेट एंड शोरले ने दिया था। उनकी एक पुस्तक थी, पीटर हैगेट व शोरले, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पीटर हैगेट और शोरले, उनकी एक पुस्तक थी यहाँ पर। उस पुस्तक का नाम है मॉडल्स इन ज्योग्राफी। पीटर एंड हैगेट की पुस्तक है मॉडल्स इन ज्योग्राफी, ये पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने सबसे पहले पैराडाइम शब्दावली का प्रयोग किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थॉमस कुहन की एक बुक है, थॉमस कुहन की एक बुक का नाम आता है जिसका नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन।
यहाँ पर उन्होंने ये अवधारणा दी थी। वैसे देखा जाए तो पैराडाइम की जो अवधारणा है वो वैज्ञानिक सब्जेक्ट की है, वैज्ञानिक विषय से संबंधित है, लेकिन इसे हम ज्योग्राफिक संकल्पना में ज्योग्राफिक पुस्तक में भी पढ़ते हैं। पैराडाइम की सिंपली अगर मैं अर्थ बताऊं आपको तो पैराडाइम का अर्थ होता है परिवर्तन। परिवर्तन वो भी कैसा, आगे से आगे, सब आगे से आगे परिवर्तन का मतलब होता है ये एक तरह से मैं कह सकता हूँ गतिशील संकल्पना है, गतिशील संकल्पना है। मतलब हमारे जो पूर्वज किसी भी सब्जेक्ट में जो योगदान दे के गए हैं, आने वाले जो भी पीढ़ी होगी वो उस सब्जेक्ट में और ज़्यादा विकास करेगी, तो उसे हम कह सकते हैं एक पैराडाइम शिफ्टिंग, हम इसे कह सकते हैं। तो पैराडाइम शिफ्ट किसने दिया? थॉमस कुहन ने दिया। बात करते हैं हम 15 नंबर के क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध होता है, इसकी अवधारणा प्रस्तुत की। मतलब स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच क्या होता है, संबंध होता है, ये किसने बताया? तो ये बताया था यहाँ पर फ्रीडमैन ने बताया था कि स्थानिक संगठन और राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। मतलब भूदृश्य को परिमार्जन में कौन सबसे अंतिम कारक है? मनुष्य सबसे अंतिम कारक है। ये कथन किसने दिया? ये कथन बार बार आप लोगों को पूछा जाता है। तो इस प्रकार के कथन जो है वो दिए हैं कार्ल सावर ने। तो हमारा जो राइट आंसर वो क्या होगा? वो कार्ल सावर होगा। कार्ल सावर की एक बुक आई थी 1925 में। 1925 में उनकी एक पुस्तक आई थी जिनका नाम था द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। सिंपली अगर मैं बात करूं हिंदी में तो भूदृश्य की आकारिकी, भूदृश्य की आकारिकी, यहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक दी थी 1925 में। भूदृश्य की संकल्पना का यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विस्तृत विवेचन किया था। सावर जो थे वो जर्मन एक वर्ड था लैंडशाफ्ट, लैंडशाफ्ट, तो जर्मन ये वर्ड था। सावर ने क्या किया, इस लैंडशाफ्ट वर्ड की जगह यहाँ पर लैंडस्केप, लैंडस्केप वर्ड यूज़ किया। ठीक है, ये जर्मन शब्द था लैंडशाफ्ट, इसकी जगह इन्होंने लैंडस्केप शब्द का यूज़ किया था। कार्ल सावर ने जो है भूदृश्य को दो भागों में या दो वर्गों में विभाजित किया था। पहला तो है नेचुरल लैंडस्केप और दूसरा है कल्चरल लैंडस्केप। दो तरह के लैंडस्केप इन्होंने बताए थे कि एक तो प्राकृतिक लैंडस्केप होता है जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, और एक उन्होंने बताया था सांस्कृतिक लैंडस्केप या कल्चरल लैंडस्केप जिन्हें मानव बनाता है। ठीक है, तो ये जो भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य क्या है, अंतिम कारक है, इन्होंने ये कथन दिया था। ठीक है, बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की। राजनीतिक भूगोल में भू रणनीतिक या जियो स्ट्रैटेजिक मॉडल की या मॉडल को किसने प्रतिपादित किया है? जियो स्ट्रैटेजिक बात की जा रही है यहाँ पर, किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर सोल कुहन ने जियो स्ट्रैटेजिक मॉडल का प्रतिपादन किया है। ध्यान रखना, भू राजनीति, भू राजनीति, भू राजनीतिक जो शब्द था वो जेलन ने दिया था, या फिर मैं कहूँ कैजलिन, रुडोल्फ कैजलिन, रुडोल्फ कैजलिन ने ये शब्द दिया था, कैजलिन। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है? भू रणनीति की बात हो रही है, राजनीति की बात नहीं हो रही। भू राजनीति शब्द किसने दिया था? कैजलिन ने दिया था, या जेलन जिसे हम कहते हैं। और जियो स्ट्रैटेजिक मॉडल की शुरुआत की थी किसने? थॉमस कुहन ने इसकी शुरुआत की थी, ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूं भू राजनीति की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने की थी, तो वो व्याख्या की थी कार्ल हाउशोफर ने, कार्ल हाउशोफर ने। सिंपली मैं कह सकता हूं कि भू राजनीति की अवधारणा, भू राजनीति की अवधारणा, भू राजनीतिक शब्द किसने दिया? जेलन ने दिया, और भू राजनीति की अवधारणा किसने दी? कार्ल हाउशोफर ने दी। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा
भू राजनीतिक अवधारणा में रुडोल्फ हैस, ऑटो मॉल, इनका भी नाम शामिल किया जाता है। ठीक है, चालू रखिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक पुस्तक है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। कौन सी पुस्तक है? पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन बुक लिखी किसने है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक नाम आता है जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड। जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल, आचार परक लिख दो चाहे व्यवहारात्मक, व्यवहारात्मक या व्यवहार परक भूगोल लिख दो, या फिर आप लिख दो बिहेवियरल ज्योग्राफी, बिहेवियरल ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो इसके विकास में जो श्रेय दिया जाता है वो विलियम किर्क को दिया जाता है। ध्यान रखना, मानवतावादी भूगोल के विकास का श्रेय दिया जाता है यीफुतवान को, और डब्ल्यू विनन की विलियम किर्क को श्रेय दिया जाता है व्यवहार परक भूगोल के विकास का। ठीक है, हालांकि सपोर्टर थे मानवतावादी भूगोल के, लेकिन विकास का श्रेय विलियम किर्क को दिया जाता है आचार परक भूगोल को, और यीफुतवान ने मानवतावादी भूगोल का विकास किया। बात करते हैं हम 20वें नंबर के क्वेश्चन की। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवेता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया है? यहाँ पर यह आंसर आपको करना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर योगदान भौतिक भूगोल में किसने दिया है। तो अल्फ्रेड वेगनर, हमने पता है कि ये इंडस्ट्रियल लोकेशन से रिलेटेड है। रेटजेल की अगर मैं बात करूँ, आप सबको पता है कि ये जीवीय सिद्धांत से रिलेटेड है, इन्होंने राज्य को एक जीव की संज्ञा दी है। वहीं अगर मैं बात करूं जर्मन भूगोलवेता ऑस्कर पेस्चेल की, ऑस्कर पेस्चेल जिनकी पुस्तक है दास ऑसलैंड, दास ऑसलैंड इनकी बुक है, ध्यान रखना। ऑस्कर पेस्चेल की है क्या दास ऑसलैंड? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। दास ऑसलैंड किसकी पुस्तक है, आप लोग कमेंट करके बताना। बात करूं तो इन्होंने भूविज्ञान में पृथ्वी तल के भौतिक स्वरूप का साइंटिफिक स्टडी प्रस्तुत किया था। ऑस्कर पेस्चेल को अगर मैं बात करूं तो आधुनिक भौतिक भूगोल का संस्थापक इन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल जियोग्राफी इन्हें कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप इन फैक्ट्स को लिख रहे होंगे। ठीक है, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी इन्हें कहा जाता है। ऑस्कर पेस्चेल की बुक दास ऑसलैंड हो सकती है। ठीक है, दास ऑसलैंड ही है, ध्यान रखना। ऑस्कर पेस्चेल की पुस्तक कौन सी है? दास ऑसलैंड। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं ऑस्कर पेस्चेल की, तो इसके अलावा और भी बहुत सी बुक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ तो इनकी एक बुक है एज ऑफ डिस्कवरी 1858 में लिखी। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है भूगोल का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है न्यू प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरेटिव अर्ड कोंडे, मतलब तुलनात्मक भूविज्ञान की नई समस्याएं। इसके अलावा मानव जातियां और उनका भौगोलिक विवरण, और इसके अलावा है इनका फिजिकल अर्ड कुंडे। तो ये ध्यान रखना आप लोग, फिजिकल PHYSICAL फिजिकल अर्ड कुंडे, ये इनकी बुक है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट बुक है। फिजिकल अर्ड कुंडे किसकी बुक है? ऑस्कर पेस्चेल की है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि सिंपल ये केवल अर्ड कुंडे किसकी बुक है, ओनली अर्ड कुंडे किसकी बुक है? फिजिकल अर्ड कुंडे हमने देख ली, ऑस्कर पेस्चेल की है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास जिसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। इसी तरह
आगे आने वाले क्लासेस में भी मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा इस तरह से, ठीक है, जिसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे जो भी टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। फ़िलहाल जो मैं आपको ये बता रहा हूँ जो क्वेश्चन, वो थॉट से हैं, मतलब ज्योग्राफिकल थॉट या फिर मैं कहूँ भौगोलिक चिंतन का जो इतिहास है उस पुस्तक से रिलेटेड है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और ऐसे ही वीडियोज़, ऐसी ही प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।